के 4 अनिवार्य तत्व बताए हैं। आगे बढ़ चलिएगा। कह रहा कि क्रिएटिविटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जर्मन भाषा से लिया गया है, लैटिन, अंग्रेजी, यूनानी। देखते हैं कि कौन गलती करता है, देखते हैं कि कौन कौन गलत करता है, कौन कौन गलत करता है। क्रिएटिविटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? हाँ चलो जवाब दो। अब अगर गलत हुआ ना, मारेंगे, बहुत मारेंगे, एक एक लोगों का एड्रेस निकाल के उनके घर तक आ करके तमाचा मार मार के आएंगे, एक एक तमाचा मार मार के आएंगे अगर गलत कर दिया तो। क्रिएटिविटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? कौन से भाषा से? हाँ हाँ, ये हमको पता था। लैटिन 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 लैटिन। अरे भाई, यहाँ पर क्रिएटिविटी शब्द किस भाषा से लिया गया? देखो, क्रिएयर शब्द नहीं पूछ रहा है, क्रिएटिविटी शब्द पूछ रहा है। तो क्रिएटिविटी शब्द अंग्रेजी में न है। फंसा दिए कि नहीं फंसा दिए? अगर यहाँ पर लैटिन कोई नाम लिखा होता, क्रिएयर वगैरह लिखा होता, तब तो मानते। वो सीधे सीधे क्रिएटिविटी लिखा है, खाली पागल बना रहा है तुम लोगों को, और तुम लोग पागल बन भी रहे हो। अंग्रेजी सही होगा, अंग्रेजी सही होगा। ले भाई देख ले, गजनी होने का प्रमाण भी मिल गया। बी फार बकलोल, बी फार बकलोल। लिखा हुआ है क्रिएटिविटी, और जब क्रिएटिविटी लिखा है, अंग्रेजी भाषा का शब्द लिखा है, तो उसको लैटिन में कहीं लेकर के चले जा रहे हो? हैं? क्या बताएं यार, घनघोर बेइज्जती हमारी भी कर देते हो तुम लोग कई बार। आओ, सृजनात्मकता का स्वरूप कैसा होता है? बताना, सृजनात्मकता का स्वरूप कैसा होता है? कह रहा अन्वेषणात्मक होता है, स्थिर होता है, यांत्रिक होता है, केवल तार्किक होता है। बताना, सृजनात्मकता का नेचर कैसा होगा? क्रिएटिविटी का नेचर कैसा होगा? बच्चा जल्दी जल्दी उत्तर दो। सृजनात्मकता का स्वरूप कैसा होगा भाई? बहुत बढ़िया। हाँ, ए विकल्प जितने लोग बता रहे हो, खाली उतने लोग ही तारीफ के काबिल हो, बाकी सब किसके काबिल हो? वही जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है उसी के काबिल हो। हाँ, केवल ये विकल्प बताने वाले ही तारीफ के काबिल हैं, बाकी जितने लोग गलत बता रहे हैं वो किसके काबिल हैं? एक बार सोचें, जो दिमाग में भद्दी चीज उत्पन्न हो जाए वही मान लें कि हम वही बोल रहे हैं। यहाँ पर ये विकल्प। अच्छा बताओ, सृजनात्मकता स्थिर नहीं होती है, तो स्थिर तो मानेंगे नहीं। यांत्रिक नहीं होती है, यांत्रिक होने का मतलब लकीर का फकीर हो जाना, कोल्हू का बैल हो जाना। अब अगर आप लकीर का फकीर बन जाओगे, कोल्हू का बैल बन जाओगे, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, आउट ऑफ द बॉक्स आप जा ही नहीं सकते हो। केवल तार्किक होने का कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ जाओ। तेरा में कह रहा कि सृजनात्मकता ईश्वर का उपहार है, यह कौन से सिद्धांत से संबंधित है? बताओ, सृजनात्मकता ईश्वर का उपहार है या कौन से सिद्धांत से संबंधित है? लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन भी बताइए। तो बताए तो अभी जब थ्योरिया पढ़ा है, ये कुल लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी रहा है, जो थ्योरी पढ़ा है, क्या बताएं तो हल उनके। क्लास शुरू करते हैं तभी हम बता देते हैं कि जो थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग रिवीजन, वो अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी है, बहुविकल्पी अलग से कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सा? ईश्वरीय उपहार का सिद्धांत है। चलो आगे बढ़ जाओ। अगला आता है कौन सा? सृजनात्मकता मानसिक उन्माद है, यह मत किस दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है? देखते हैं कि कौन बताता है कि सृजनात्मकता मानसिक उन्माद है, यानी मस्तिष्क का एक जुनून है। सृजनात्मकता वो किसके मत से जुड़ा हो सकता है? प्लेटो के, अरस्तु के, टेलर के, या फिर गिलफोर्ड के? देखता हूं कितने लोगों का जवाब सही आता है। प्लेटो, अरस्तु, टेलर या गिलफोर्ड? कौन कहता है सृजनात्मकता मानसिक उन्माद है? ये किसका कहना हो सकता है, या किस दृष्टिकोण से, किस किस व्यक्ति के दृष्टिकोण से ये सही होने वाला है मानसिक उन्माद? तो देखो, मानसिक उन्माद का सिद्धांत प्लेटो वगैरह का है। किसका है भाई? प्लेटो वगैरह का है। यहाँ पर नाम सही कर दोगे कौन सा? प्लेटो नाम सही कर दोगे। हाँ, प्लेटो नाम सही कर दो भैया, प्लेटो नाम सही कर दो। आगे बढ़ जाओ भाई। अगला सवाल आता है कौन सा? कह रहा कि सृजनात्मकता अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है, या कौन से सिद्धांत का मत है? चलो जवाब दे देना। सृजनात्मकता अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है, यह किस सिद्धांत का मत होता है? अंतर्दृष्टि का, मनोविश्लेषण का, साहचर्यवाद का, या फिर वातावरणवाद का है? जवाब दे देना, कौन सा उत्तर सही होगा। सृजनात्मकता अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है। जो लोग बी विकल्प बता रहे हो, बी फॉर बकलोल, यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा अंतर्दृष्टिवाद। अरे भाई, वही अंतर्दृष्टिवाद है जो कोहलर का है। अंतर्दृष्टिवाद किसका है? कोहलर का है, जिसने कहा कि हमारे अंदर जो सूझ होती है वो अचानक प्राप्त होती है। तो वो अचानक प्राप्त होने वाली सूझ नई ही होती है ना भाई, नया ही होता है। अब यहाँ पर व्यक्तियों के नाम लिख दे। अब जैसे यही सवाल देखो तुमसे बदल करके पूछ दे, यहाँ पर इन सारे नाम को हटा करके विकल्प दे देगा किसका? यहाँ पर नाम लिख दे कोहलर, यहाँ पर नाम लिख दे किसका? फ्रायड का, यहाँ पर नाम लिख दे पावलोव का, है ना, और यहाँ पर नाम लिख दे वाटसन। अब बताओ, तुमसे सवाल यही पूछ रहा हो मास्टरों कि सृजनात्मकता अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? सवाल सेम है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है कि सृजनात्मकता अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है? तो वहां पर उत्तर सही कर देना कि कोहलर का है। किसका है? कोहलर का है। समझ गए बात को कि नहीं? तो ये जो सवाल पूछा है इसमें उत्तर हो जाएगा पहला। सवाल का विकल्प बदल देगा तो उत्तर सही हो जाएगा किसका? कोहलर का। हाँ, कोहलर चर्चा हो जाएंगे, बनमानुस लेकर के आएंगे। सृजनात्मकता के मापन हेतु सबसे प्रसिद्ध परीक्षण किसने दिया है? इसको सवाल को इंपॉर्टेंट कर लो, इस सवाल को इंपॉर्टेंट कर लो, आईएमपी कर लो। जो सवाल इंपॉर्टेंट बताएंगे उसको लिख लेना आईएमपी, नहीं तो परीक्षा में कहोगे ओ माय गॉड गलत हो गया, गुरुजी बताए थे। तो सृजनात्मकता के मापन हेतु सबसे प्रसिद्ध परीक्षण पावलो, गिलफोर्ड, टेलर, बिने, फ्रायड, जंग। बता देना कौन सा सही हो जाएगा। गिलफोर्ड और टॉरेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, बी फॉर बकलोल इस बार करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देख लो गाइज, सवाल आता है टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन परीक्षण कितने वर्गों में विभाजित हैं? बताना भाई, टॉरेंस का जो सृजनात्मक चिंतन परीक्षण है वो कितने भागों में विभाजित है? 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में? याद करना, अभी कुछ देर पहले बताए हैं, अभी कुछ ही देर पहले बताए हैं कि टॉरेंस का सृजनात्मक परीक्षण कितने वर्गों में विभक्त है। बहुत बढ़िया, कितने वर्गों में विभक्त है भाई? 2 वर्गों में विभक्त है। बी फॉर बकलोल 2 वर्गों में विभक्त है। एक शाब्दिक होता है, दूसरा कौन सा होता है? आकृतिक होता है। शाब्दिक और आकृतिक। वाकर मेहदी ने सृजनात्मकता को कितने वर्गों में विभाजित किया? बताना।
वाकर मेहदी ने सृजनात्मकता को कितने भागों में विभाजित किया है? विकल्प है 3 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। इसका है वाकर मेहदी जो भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार पूछ रहा है कि सृजनात्मकता कितने वर्गों में विभक्त है। यहाँ पर एक बार फिर से जवाब होगा 2 भागों में। कौन कौन सा 2 भाग है? शाब्दिक और अशाब्दिक। सेम सेम बात वही हो जाएगी। 2 भागों में यह भी विभक्त होगा, एक हो जाएगा शाब्दिक और दूसरा कौन सा हो जाएगा बच्चा? अशाब्दिक। शाब्दिक और दूसरा हो जाएगा कौन सा? अशाब्दिक। यही 2 भागों में विभक्त है। आगे बढ़िएगा। सवाल आता आपके सामने, कौन सा सवाल है? सृजनशीलता की पहचान के गुणों की सूची सबसे अधिक किसने दी है? बताइए, किसने सृजनशीलता के पहचान की सबसे बड़ी सूची बताई है? बिने ने, टॉरेंस ने, वेरोन ने, टेलर ने? कौन व्यक्ति है जिसने सृजनशीलता के पहचान की सबसे लंबी चौड़ी सूची बताई हुई है? देखते हैं कि कितने लोग पकड़ ले रहे हैं बात को। तो समझ करके जवाब देना। पीछे अभी हमने बताया है कि सृजनशीलता के पहचान के बड़े ज्यादा लक्षण बताने का काम किसके द्वारा किए गए हैं? याद करो, 84 गुणों की व्याख्या किसने की है? टॉरेंस ने की है भाई। 84 गुणों की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? टॉरेंस के द्वारा की गई है। टॉरेंस ने सृजनशील बच्चों के 84 गुणों का उल्लेख किया है, जो कि अब तक के अध्ययन में सबसे ज्यादा है। ये 84 प्रकार के लक्षण इसने बताए हैं। आगे बढ़ जाओ। बेरोन के अनुसार सृजनशील बालक की मुख्य विशेषता क्या है? इसको इंपॉर्टेंट कर लो। बेरोन के अनुसार सृजनशील बालक की प्रमुख विशेषता क्या है? कह रहा परिश्रमी होना, स्वतंत्र निर्णय लेना, अनुकरण करना, नियमों से बंधना। तो सृजनशील बालक का लक्षण बेरोन के अनुसार कौन सा हो जाएगा? चलो जवाब दे देना फटाफट फटाफट, तेजी से कमेंट करना बच्चा। सभी लोग जवाब देने का काम शुरू कर दो गाइज, मेरे प्यारे गजनियों। ठोक करके एकदम जवाब देने का सिलसिला शुरू कर दो। बहुत अच्छा। स्वतंत्र निर्णय लेना, स्वतंत्र निर्णय लेना, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? बी वाला विकल्प। आगे बढ़िएगा। सवाल आता है, गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के कौन से प्रमुख तत्व बताए हैं? वापस ये सवाल आ गया। पीछे हमने एक बार ये सवाल करवा लिया है। तो प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण, क्योंकि ये सवाल हम पीछे बताए हैं, इसलिए हम वापस आगे बढ़ते हैं। अब सवाल पूछता है कि प्रवाह के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता है? इंपॉर्टेंट कर लो इसको। प्रवाह के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आएगा? चलो सब लोग जवाब दे दो तेजी से, सभी लोग का उत्तर आना चाहिए। प्रवाह के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आएगा? शब्द प्रवाह, वैचारिक प्रवाह, साहचर्य प्रवाह, संज्ञानात्मक प्रवाह। और आप सभी को मैं इतना बता दूं कि प्रवाह के अंतर्गत मैंने 4 तत्व लिखवाए हुए हैं। कितने तत्व लिखवाए हैं? 4 तत्व लिखवाए हैं। पेड कोर्स में भी बताया है मैंने, और अभी अभी फिर से दोबारा से बताया हुआ है। तो देखो, जो संज्ञानात्मक प्रवाह होगा ये नहीं बताया है। संज्ञानात्मक प्रवाह नहीं बताया है। डी फॉर डंकी, और डंकी माने क्या? वही जो दिमाग में आ रहा है। और बी फॉर क्या? वही जो दिमाग में आ रहा है। लेकिन उत्तर आप लोगों के गलत आ रहे हैं। शब्द प्रवाह, वैचारिक प्रवाह, साहचर्य प्रवाह, अभिव्यक्ति प्रवाह, 4 प्रकार का प्रवाह मैंने बताया है। प्रवाह के अंतर्गत वाले जो 4 तत्व हैं, शब्द प्रवाह, वैचारिक प्रवाह, साहचर्य प्रवाह, अभिव्यक्ति प्रवाह, 4 होते हैं। संज्ञानात्मक प्रवाह नहीं लिखवाया हूं गजनियों। आगे बढ़ जाओ भी। सृजनशील व्यक्ति का दायां मस्तिष्क गोलार्ध प्रबल होता है, या कौन सा सिद्धांत बताता है? चलो जल्दी बताओ, जवाब दे दो। सृजनशील व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है ना, उसका दायां गोलार्ध प्रबल होता है, ये कौन सा सिद्धांत बताएगा? अभी अभी बताया है, अभी अभी बताया है, तुरंत का तुरंत। मनोविश्लेषण बताएगा, अस्तित्ववादी बताएंगे, प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत बताएगा। बताना बताना, जल्दी जल्दी बताना, जल्दी जल्दी बताना मास्टरों। आज तो कुछ नहीं समझ में आया। अच्छा, अंकिता कह रही जाइए सर हम आपसे गुस्सा हैं। जा गुस्सा है कि क्या करबू? खिसियाई बिली खंभा नोची और का। सी, प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। आगे बढ़ जाओ भैया। सवाल कह रहा है, बुद्धि और सृजनशीलता में मुख्य अंतर क्या है? बताओ, बुद्धि और सृजनशीलता में मुख्य अंतर क्या है? तो कह रहा है कि बुद्धि समस्या का समाधान है, सृजनशीलता नवीन उत्पादन। बुद्धि मौलिकता है और सृजनशीलता स्मृति है। बुद्धि संवेदनशीलता है, सृजनशीलता अनुकरण है। बुद्धि प्रेरणा है, सृजनशीलता तर्क है। अरे भाई, बड़ा हल्का हल्का सवाल है गाइज, कुछ नहीं है। बुद्धि समस्या समाधान है और सृजनशीलता नवीन उत्पादन है। पहला वाला विकल्प सही कर लो। अरे फिर से सी विकल्प जवाब दे रहे हो। जितने लोग ए विकल्प के अलावा विकल्प बता रहे हैं, डी फॉर डंकी, और डंकी माने हाँ वही जो दिमाग में आया। आगे बढ़ो भाई। सृजनात्मकता और बुद्धि के संबंध में शोध किसने किया था? तो ये नया क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूं, जैक्सन और गेटजल। यहां पर सही कर लो बी विकल्प। सृजनात्मकता और बुद्धि के संबंध में शोध किसने किया था? तो जैक्सन व गेटजल ने शोध किया था। ये ऐसे सवाल डीएलएड में एकाध निकल करके आएंगे जरूर, जो बिल्कुल नए होंगे। देखो बच्चा, हम आपको ना परंपरागत तरीका नहीं बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। जितने परंपरागत सवाल हैं वो सारे सवाल आप सही कर लोगे। जो नए सवाल हैं, और आप सभी को पता है कि रिपीटेड सवाल कितने होंगे, 15 सवाल रिपीट करेंगे ओवरऑल, 15 सवाल रिपीट करेगा ओवरऑल। बाकी 40 सवालों में से तो बाकी सवाल नए ही होते हैं ना। अभी तक हम लोगों ने पीवाईक्यू पढ़ा है, तो जितना पीवाईक्यू पढ़ा है तो हमने देखा है कि मैक्सिमम 15 सवाल रिपीट होते हैं, लेकिन 15 के बाद 25 सवाल तो नया ही पूछा जाता है ना। बहुविकल्पी हो चाहे लघुत्तरी हो चाहे लघुत्तरी हो। अगर देखा जाए 15 बहुविकल्पी सवाल में से तो लगभग 7 से 8 सवाल रिपीट होते हैं। 15 में से कितने सवाल रिपीट हो रहे हैं? 7 से 8 सवाल रिपीट हो रहे हैं। और उसके बाद बच जाता है जितना, वो नए प्रश्न आते हैं। वो हर बार नए प्रश्न होते हैं। तो वो नए प्रश्न कौन फंसाएगा? वो नए प्रश्न कौन पढ़ाएगा? उन नए प्रश्नों को लड़ाने का काम किसका होगा? तो वो भी तो मेरा ही काम है ना, कि पुराने वाले प्रश्न पीवाईक्यू पढ़ा दूं। 2016, 17, 18 पढ़ा दिया, सारे पीवाईक्यू पढ़ा दिया, और फिर जब आप एग्जाम देकर के आओ तो मैं बाहुबली बनूं कि जितना मैंने पढ़ाया सब आया तब आया। रिपीटेड ही केवल लड़ेगा। अगर आप वही पुराना पढ़ने के आदती बन गए हो ना, तो केवल रिपीटेड आपका पढ़े मिलेगा, और उसी पर आप न चिल्लाते रहिए गुरुजी भगवान है, गुरुजी भगवान है, गुरुजी महान है। इसलिए अभी से अकल ठिकाने ला दो। फिर से बता रहा हूं, 15 क्वेश्चन से ज्यादा रिपीट नहीं करेगा पूरे पेपर में। 25 सवाल तुम्हें नया ही नया मिलेगा ही, समझ गए? और जब नया पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे, नया सवाल बताने का प्रयास करेंगे, तो तुम लोगों का मुंह फूल जाता है कि सर जी ये तो हमको बताए ही नहीं। तो तुम लोग कहो तो हम अगले दिन से हटा देंगे, पुराना पेपर लेकर के आएंगे, पुराने क्वेश्चन शामिल करके लेकर के आएंगे, और हम भी चिल्लाएंगे हम प्रधान, हम प्रधान, हम प्रधान। माइंड को आप लोग ठिकाने ला दो, सही तरीके से पढ़ाई में करो। कौन आपके लिए अच्छा है? दवाई कड़वी लगती है बच्चा, दवाई मीठी नहीं लगती है। जो मीठा लगता है वो दवा नहीं होता है।
हमेशा जो पीवाईक्यू कर करके आप लोग प्रश्न हो रहे हो ना अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि हमको सब आता है, हमको सब आता है, हम सबका सब आता है, 15 सवाल ना 15 सवाल आओ कर पाओगे, 15 से 20 सवाल रिपीट करेगा मैक्सिमम करेगा, तब बहुत ज्यादा रिपीट कर दिया ना तब 15 से 20 सवाल रिपीट कर देगा, और वही कर ले रहे हो, वही प्रसन्न हो जा रहे हो। उठा करके प्रीवियस ईयर है मिला करके एक बार देख लो कि कितना सवाल हर साल रिपीट हो रहा है। नयका वाला कौन पढ़ाएगा, कौन बताएगा? वो कहीं से आत्मज्ञान प्राप्त होगा तुम्हें, सपना अपना आएगा रात में का कि नए क्वेश्चन को स्वप्न देख लोगे, इसलिए पढ़ लो। टॉरेंस परीक्षण में किसी समस्या सामान्य वस्तु के अनेक उपयोग बताना किस तत्व को मानता है? तो देखो, किसी वस्तु के अनेक उपयोग बताना वो किसको बताएगा? प्रवाह को बताएगा। प्रवाह का मतलब होता है जहां पर अनेक विचार आते हो। प्रवाह का मतलब क्या होता है? जो अनेक विचार से संबंधित होता है। यहाँ पर देख लो, किसी वस्तु पर अधिकाधिक विचार का उपयोग उत्पन्न करना, ये प्रवाह कहलाता है। आगे देखो, वक्र या टेढ़ी मेढ़ी रेखा से चित्र बनाना और शीर्षक देना या किस परीक्षण का हिस्सा है? चलो मान लो उत्तर नहीं आ रहा है, तो कुछ सवालों के उत्तर तुम मान लो कि मुझे नहीं आएगा, तो उस पर काहे फ्रस्ट्रेट होगे, काहे परेशान होगे? सीखने का अवसर तो है ना। तो कह रहा वक्र या टेढ़ी मेढ़ी रेखा से चित्र बनाना किस परीक्षण का हिस्सा है? तो यह है टॉरेंस परीक्षण का हिस्सा है। टॉरेंस में 2 परीक्षण करवाया है। टॉरेंस ने एक शाब्दिक परीक्षण करवाया है और एक परीक्षण कौन सा करवाया है? आकृतिक परीक्षण करवाया है। तो जो आकृतिक परीक्षण है टॉरेंस का, वही है वक्र या टेढ़ी मेढ़ी रेखा से चित्र बनाना। यहाँ पर जवाब कौन सा सही हो जाएगा? टॉरेंस उत्तर सही हो जाएगा। अब मान लो इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा था तुम्हें, तो ये प्रसन्नता लो ना कि मुझे एक सवाल आ गया यार, पूछेगा तो मैं सही कर लूंगा। आगे बढ़िएगा, अगला देखिएगा, इसको हटाओ, आगे बढ़ना। केराटिन के खाली डिब्बों का उपयोग किस प्रकार का परीक्षण करने में किया जाता है? तो अगर इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुरंत समझ में आ जाएगा। टिन के खाली डिब्बों का उपयोग किस प्रकार के परीक्षण करने में प्रयोग में लाया जाता है? तो जाहिर सी बात है सृजनशीलता में नया खिलौना बनाना। देखो, नया खिलौना बनाना या नई वस्तु बनाना। नया खिलौना या नई वस्तु बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नया विचार लाना पड़ेगा। अब नया विचार लाने का मतलब है कि वैचारिक प्रवाह की बात करेगा। किसकी बात करेगा बच्चा? वैचारिक प्रवाह की बात करेगा। ए विकल्प सही हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अगला पूछ रहा है, वृत्त परीक्षण किस प्रकार की सृजनात्मकता को मापता है? वृत्त परीक्षण मतलब कई प्रकार के वृत्तों से ना चित्र बनाना होता है। वृत्तों से क्या बनाना होता है? चित्र बनाना होता है। तो जब कई प्रकार के वृत्तों से चित्र बनाना है तो जाहिर सी बात है यह अशाब्दिक होगा। ये जाहिर सी बात है अशाब्दिक होगा। तो बी विकल्प सही कर लो। यहाँ शब्दों का प्रयोग ना होकर के क्या हो जाएगा? क्रिया का प्रयोग हो रहा है, तो अशाब्दिक हो जाएगा। वृत्त से चित्र बनाना क्या है? अशाब्दिक है भाई, नॉन वर्बल है। आगे बढ़ जाओ। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के किस चिंतन पर जोर दिया है? इंपॉर्टेंट कर लो। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के कौन से चिंतन पर बल दिया है? ये बार बार पढ़ते रहते हो आप। गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के कौन से चिंतन पर बल दिया है? सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए। सृजनात्मकता के कौन से चिंतन पर बल दिया है? तो गिलफोर्ड ने सृजनात्मकता के अपसारी चिंतन पर बल दिया है। अपसारी चिंतन बोले आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हाँ, लकीर का फकीर ना होना, कुछ नया सोचना, नया विचार करना। आगे बढ़िएगा। सवाल पूछ रहा कि सृजनशील बालक जटिल घटनाओं या समस्याओं में रुचि लेते हैं, या किसका कहना है? सृजनशील बालक जटिल घटनाओं या जटिल समस्याओं में रुचि लेते हैं, या किसका कहना है? देखो, वही पीवाईक्यू 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 पढ़ने से यही होगा। जैसे सवाल नया आ जा रहा है तो माथा खराब हो जा रहा है, हो जा रहा कि नहीं हो जा रहा है? ऐसे ही परीक्षा में माथा ना खराब हो, सही समय पर होश ठिकाने ला करके पढ़ाई करो। 95-96% का सपना तब जा करके पूरा होगा बच्चा, है ना? ये वाला सपना तब पूरा होगा। आइए, यह कथन किसका हो सकता है? ये बेरोन साहब का कथन है। किसका है भाई? बेरोन साहब का कथन है। विकल्प नंबर कौन सा सही कर लोगे? बी विकल्प आप सही कर लोगे। बेरोन साहब का कथन है। बेरोन ने क्या कहा है? सृजनशील बालकों की पहचान में जटिल घटनाओं में रुचि को महत्वपूर्ण माना है बेरोन साहब ने। स्वतंत्र निर्णय लेना, उत्सुकता, मौलिकता, या किनकी विशेषताएं होती हैं? बताइए, आसान सवाल आ गया। स्वतंत्र निर्णय लेना, उत्सुकता व मौलिकता का होना, या किन बच्चों की विशेषताएं होती हैं? तो कह रहा कि अनुकरणशील बच्चों की विशेषता होगी, सृजनशील बच्चों की विशेषता होगी, प्रतिभाहीन बच्चे की होगी, सामान्य बच्चे की होगी। तो यह विशेषता सृजनशील बच्चों की होती है। कौन से बच्चों की विशेषता होती है बच्चा? हाँ, सृजनशील बच्चों की विशेषता होती है। आगे देख लो 34 नंबर में, सृजनात्मकता का जन्मजात सिद्धांत क्या मानेगा? अगर ये माना जाए कि सृजनात्मकता जन्मजात है तो कहेंगे कि सभी व्यक्तियों में समान क्षमता होगी, या सृजनात्मकता केवल अभ्यास से होगी, या सृजनात्मकता एक प्राकृतिक या जन्मजात गुण होगा। अगर ये माना जाए कि सृजनात्मकता की जन्मजात प्रकृति के आधार पर चला जाए तो कहा जाएगा कि सृजनात्मकता एक प्राकृतिक यानी जन्मजात गुण है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ भैया, क्लास नोट्स छोड़ करके यही पढ़ लो तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ भाई। अगला कह रहा कि सृजनात्मकता का वातावरण सिद्धांत किस पर बल देता है? बताना, सृजनात्मकता का वातावरण सिद्धांत किस पर बल देता है? आनुवांशिकता पर, अचेतन पर, परिवेश और अवसर पर। तो वातावरण किसकी बात करेगा? वातावरण परिवेश और अवसर की बात करेगा। किसकी बात करेगा? परिवेश और अवसर की बात करेगा। आनुवांशिकता किसकी बात करेगा? जन्मजात गुणों की बात करेगा, जन्मजात सिद्धांत की बात करेगा। अचेतन मनोविश्लेषण समझाता है कि हमारी अचेतन इच्छाएं जब नए रूप में प्रकट होती हैं तो हम सृजनात्मक हो जाते हैं। ठीक है, ये मनोविश्लेषण बताएगा। सवाल आता है आपके सामने अगला, अस्तित्ववाद के अनुसार सृजनशीलता का उद्देश्य क्या होता है? बताना। अगर आप अस्तित्ववादी सिद्धांत के आधार पर जाएंगे सृजनशीलता के उद्देश्य को ढूंढने, तो अस्तित्ववादी सिद्धांत सृजनशीलता को लेकर के क्या कहता है? आज नया नया सवाल मिला है ना, मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, गारंटी ले लेना, अगले दिनों यही क्वेश्चन कई जगह करवाया जाएगा। फिर वो तुम्हारे लिए रिपीटेड हो जाएगा। जब बार बार हर लोग यही वाला सवाल करवा देंगे ना, तब वो रिपीटेड हो जाएगा, तब वो सरल हो जाएगा। अभी मैं पहली बार लेकर के आया हुआ हूँ, तब इसलिए नया लग रहा है। और नया पूछेगा तो ये बात तो मैंने आपको बताया पहले ही, 15 से 20 रिपीट करेगा, बाकी तो नया ही रहेगा ना। तो जीवन में अर्थ खोजना, यहाँ पर करेक्ट कौन सा करिएगा? जीवन में अर्थ खोजना, अस्तित्व खोजना, अस्तित्व की तलाश खोज करना, जीवन का अर्थ ढूंढना, पहला वाला सही करो। बताया तो हूँ,
थ्योरी वाला पढ़ते नहीं हो। अभी जब हमने थ्योरी वाला रिवीजन करवाया था तो ये बताया है अस्तित्ववाद का मतलब होता है जीवन का अर्थ ढूंढना। गलत कर देते हो यार आप लोग, थ्योरिया पढ़ते नहीं हो, डायरेक्ट प्रश्नों में आते हो। साहचर्यवाद किससे संबंधित है? साहचर्य का मतलब हमेशा ध्यान रखना, कई विचारों का जुड़ना। कई विचारों का जुड़ना ही साहचर्य होता है। यहाँ पर विकल्प सही करना कौन सा? कई विचारों का जुड़ना। विचारों के संयोजन का मतलब ही होता है साहचर्य, यानी जब विचारों का संयोजन होता है यानी साहचर्य होता है तो नए विचार पैदा होते हैं। विचारों का संयोजन होगा, साहचर्य होगा तो क्या उत्पन्न होगा? नए विचार उत्पन्न होगा। और नए विचार उत्पन्न होने का मतलब क्या आ रहा है भाई? नए विचार उत्पन्न होने का मतलब है कि मौलिकता का गुण पैदा होगा, व्यक्ति अपना स्वयं का सोचेगा, यानी व्यक्ति क्रिएटिव हो जाएगा, नया निर्माण करेगा। आगे बढ़ जाओ। सृजनात्मकता का उद्यात्मक स्तर किसको दर्शाता है? उद्यात्मक स्तर का मतलब सर्वोच्च स्तर की बात कर रहा है। उद्यात्मक स्तर, जहां पर हम सर्वोच्च स्तर पर आ जाएं, जहां नया विचार उत्पन्न हो, सृजनात्मकता का वो, ये कहां से सवाल है? सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत से है। कहां से भैया? सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत है ये। स्तर सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत ना टेलर के द्वारा दिया गया है। टेलर ने कितने स्तर बताए हैं? 5 स्तर बताए हैं। उसी में से पूछ रहा कि जो उद्यात्मक स्तर होगा उसका संबंध किससे होगा? तो उद्यात्मक स्तर में ना व्यक्ति उद्यात्मक स्तर पर पूर्ण मौलिक और क्रांतिकारी योगदान देता है। तो पूर्ण मौलिक एवं क्रांतिकारी खोज करता है। पहला वाला उत्तर बहुत बढ़िया, पूर्ण मौलिक एवं क्रांतिकारी खोज करता है। आगे बढ़ जाओ भाई। सवाल पूछ रहा है टेलर के अन्वेषणात्मक स्तर में क्या शामिल है? तो टेलर के अन्वेषणात्मक स्तर का मतलब होता है समस्याओं की खोज करना, परीक्षण। जहां अन्वेषण की बात कर दे वहां पर खोज और परीक्षण हो जाएगा। अन्वेषण की बात करेगा तो क्या हो जाएगा बच्चा? खोज व परीक्षण कर देंगे उसको, खोज व परीक्षण कर देंगे। सेशन का आखिरी सवाल हम करते हैं 40 नंबर का। निम्न में से कौन सा प्रवाह का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रवाह का प्रकार नहीं है? तो प्रवाह के कितने प्रकार होते हैं? प्रवाह के 4 प्रकार होते हैं। प्रवाह के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रवाह होते हैं? शब्द प्रवाह होता है, प्रवाह में शब्द प्रवाह होता है, एक होता है साहचर्य प्रवाह होता है, और एक होता है वैचारिक प्रवाह, और एक होता है कौन सा? अभिव्यक्ति प्रवाह। वैचारिक प्रवाह और वैचारिक प्रवाह के अलावा अगला प्रवाह कौन सा होता है? अगला होता है अभिव्यक्ति प्रवाह। वैचारिक प्रवाह के अलावा अभिव्यक्ति प्रवाह आ जाता है अगला प्रवाह। यहाँ पर अगर नहीं होगा तो प्रेरणा प्रवाह नहीं होगा। डी विकल्प को आप सभी लोग हटा दीजिए। डी विकल्प को आप सभी लोग क्या करिएगा? हटा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 40 नंबर के साथ आज का सेशन हम सभी लोग समाप्त कर देते हैं। अगले सेशन में हमारी मुलाकात होगी फिर किसी नए टॉपिक के साथ। आज का जो सृजनशीलता वाला चैप्टर था उसको हम लोगों ने पढ़ करके समाप्त कर लिया। अगला चैप्टर रिवीजन में नया चैप्टर होगा, वो व्यक्तित्व हो सकता है, वो समायोजन हो सकता है ना। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, केवल जो नए क्वेश्चन मिले हैं, जो नई जानकारियां मिली हैं, वो केवल एक ही चैप्टर ऐसा है सृजनशीलता वाला जिसमें आज आपको कुछ नया देना पड़ा। व्यक्तित्व वाले चैप्टर में या अधिगम वाले चैप्टर में या इससे आगे वाले चैप्टर में सब कुछ बातें एप्लीकेशन पर हो चुकी हैं। तो अगले बाकी चैप्टर में कुछ नया नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। इसी वाले चैप्टर में ऐसा था जो थोड़ी सी बातें एडिशनल बतानी थी, इसलिए नया लाना पड़ा कुछ चीजें। हर चैप्टर में ऐसा नहीं हो गया। तो आज के सेशन में हम समाप्त करेंगे बातचीत को। सेशन कैसा लगा इस बात को लेकर के वीडियो के समाप्त होने के बाद आप सभी लोग कमेंट अवश्य करिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।